सबसे सबसे खूबसूरत और हसीन हिस्सा जवानी का, यौवन का, युवावस्था का, वो वक्त जो वापस लौट करके आता नहीं। जब तक रहता है तो कुछ भाग्यशाली जो जिनको उस वक्त की वक़्त पता चल जाती है, कुछ अभागे होते हैं जो उस वक्त को ज़ाया करते हैं। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम समय ये होता है जब हमारी फैकल्टीज़ सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव रहती हैं, हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारी, ब्रिलियंस, सारा कुछ इसी उम्र में होता है। जिन्हें बनना होता है वो इसी उम्र में बनते हैं, क्योंकि ये जो उम्र है उसमें सिर्फ दौड़ने का जज्बा होता है, बड़े बड़े सपने होते हैं, असीम ऊर्जा होती है, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पत्थर से भी पानी निकाल दें ऐसा जज्बा और ऐसी हिम्मत होती है, ऐसी आरजुएं होती हैं, ऐसा बल होता है मन में, विचार में, वाणी में भी, हर तरह से। यह है युवावस्था। संसार के जितने बड़े बड़े लोग हैं, आपने यदि देखा होगा तो वो सब बड़े बड़े काम युवावस्था में ही कर गए। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि समय आएगा तब करेंगे, अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो हमने देखा ही नहीं, अभी तो हम करेंगे। ये सब सच है। सारी व्यस्तता, जीवन की सारी बंधनों में रहने के बावजूद कई लोग अपने समय में काम करते हैं, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं सही समय का। लेकिन ये देश ऐसे ही नेताओं को, ऐसे व्यक्तित्वों को याद रखता है, या हम और आप भी ऐसे लोगों को याद रखते हैं जो जिन्होंने यौवन अवस्था में ही बड़ा से बड़ा एक इतिहास रच करके दिखाया। किसी का भी मैं नाम ले लूँ। चलिए पौराणिक समय से शुरू करती हूँ। त्रेता युग की बात करते हैं। राम तो छोटे से बालक थे, ले गए थे ना उनके गुरु उनको मान करके वन में राक्षसों से रक्षा करने के लिए गए, राक्षसों का आतंक समाप्त करके आए। युवावस्था में ही जहाँ पर पिता उनके गुरु लेकर गए वहीं गए, विवाह भी कर लिया। विवाह करके वापस आते हैं और युवावस्था में ही वन को प्रस्थान कर देते हैं और युवावस्था में ही रावण का वध करके लौटते हैं। कृष्ण युवावस्था तक आते आते तक वे पूरे आर्यावर्त में लीलाएं इतनी रच चुके थे कि सब जानते थे, हाँ ब्रज का कोई कन्हैया है। और उसी युवावस्था में ही वो ब्रज से जाकर के द्वारिका में अपनी नई राजधानी बनाते हैं। युवावस्था में ही शंकराचार्य हिंदू धर्म को पुनः परिभाषित करते हैं, दर्शन रचते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, पुरी से द्वारिकाधीश तक पूरे भारतवर्ष को एक अद्वैत के सूत्र में रचते हैं। बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, चारों पीठ स्थापित करते हैं और 32 वर्ष की आयु में इतना कुछ रच के, लिख करके पुनः भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए गोलोकवास कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, इतनी अल्पायु में उनका भी देहांत हुआ, लेकिन जाते जाते पुनः भारत क्या है, भारत को समझना, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, उसकी स्थापना करके जाते हैं। भगत सिंह, अशफाकुल्ला, जिनकी भी आप बात करें, हंसते हंसते बिस्मिल से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, ये जवानी थी जिसने ये नहीं सोचने पर उनको वो दिया कि हम हंसते हंसते हम फांसी के फंदे पर हम झूल जाएं कि हम मरे तो क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार को बता के जाएंगे। ये जवानी थी जहाँ आगे नहीं सोचना था, उस समय का जज्बा था। अभी इस समय यही सही है, हम यही करेंगे। हमारे आपके भी जवानी आई है और हमारे बच्चे भी शायद उस अवस्था से गुजर रहे हैं।
और आपको यदि याद होगा कि कई कई बार आपके बच्चे आपसे जैसे पेश आते हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है जैसे मैं करता था, लेकिन आप स्वीकार नहीं पाते अपने बच्चों के सामने। बाबा दादी साथ रहे तो बताएं कि ऐसी जिद आप भी करते थे। जवानी में माता पिता की बात नहीं सुनना, कुछ बुरा लग गया जवाब नहीं देना, लेकिन दरवाजा जोर से पटक करके जाना। कई अनुभूतियां हैं जो यौवन से इतनी जुड़ी हैं। कितनी खूबसूरत वो गजल है ना, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, दिल को शोलों से करते हैं सलाम, जिंदगी आग भी है पानी भी। और ऐसे जवानी भी है कि जवानी आग भी है और पानी भी। जिसने संभाल करके रखा इस दौर को, उसका जीवन बन गया, और जिसने पानी की तरह, रेत की तरह इसको बह जाने दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी वेस्ट कर देते हैं। नया क्या करना है, आगे कुछ करना है, सोच लें, पढ़ लें, समझ लें, किसी के काम आ जाएं ना। क्यों? क्योंकि युवावस्था में जितना जोश होता है, वो जोश आपको किस गली पे ले जाए, किस रास्ते पे ले जाए, इस पर आपका भी नहीं कभी कभी बस होता है। और इसीलिए जवानी के टाइम पे माता पिता खूब डांटते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो उस दौर से गुजरे हैं। इसलिए उन्हें हमेशा डर लगता रहता है कि आपसे कहीं वो गलती ना हो जाए। जब मन बेकाबू रहता है, जब बहुत आसान होता है किसी का अच्छा लगना, सब अच्छा लगता है, नींद अच्छी लगती है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, मन बदल रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, हमारी खुद के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, और हम समझ नहीं पाते। दबाव बहुत होता है, पहनने का, ओढ़ने का, रोक टोक का, कुछ बनना है इसका। क्या लड़कियां, क्या लड़के, सबको अलग अलग दबावों से गुजरना पड़ता है। मानसिक दबाव और युवावस्था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आजकल ज़्यादा है। आजकल तो बच्चे को युवा भी नहीं होने देते। 11 साल के बच्चे से क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। 18 साल 19 साल के बच्चे, लिहाजा आजकल युवा जैसे नहीं, प्रौढ़ जैसे कभी कभी एक्ट करते हैं। तो माता पिता इसके लिए बहुत अंकुश रखते हैं, बहुत कंट्रोल रखते हैं, और वो ये भी जानते हैं, कहते ना, कह रहे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये जवानी का है, तुम्हारी उम्र का असर। हमें याद है हम लोग स्कूल में थे तो एक हमारी टीचर थी, और उनके पढ़ाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि खुद भी खुद नींद आ जाती थी। अब उनसे कहने की तो हिम्मत थी नहीं। हम और हमारे साथ की जितनी लड़कियां थीं, डेस्क पे ऐसे सर रख कर के हम लोग सो गए। उन्होंने नाम लेकर के बुलाया और उठाया, हम लोग उठे। ऑफ कोर्स सोए थोड़ी थे, उठे। और जब उठे तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों का दोष नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दोष देती, ये तुम्हारी उम्र का असर है जो तुम्हें नींद आ रही है। तो हम लोग बहुत सोचते रहे कि उम्र का असर है कि नींद आ रही है। और तब बहुत दिनों बाद एक उपन्यास पढ़ रही थी, और तब समझ में आया वो क्यों कह रही थी, क्योंकि वाकई में इस उम्र में रात दिन, नींद, चैन, सुकून, सब कुछ गड्ढमड्ढ सा हो जाता है। क्या अच्छा लग रहा है, कोई क्यों अच्छा लग रहा है, निगाहें बदल जाती हैं, खुद को आईने में देखने की भी निगाहें बदल जाती है। अचानक
पहनने ओढ़ने सजने संवरने का मन करने लगता है। अचानक कुछ कुछ अच्छा लगने लगता है। अचानक वही माँ और पिता जिनका लाड़ और बंधन अच्छा लगता था, उसे मुक्त होने की छटपटाहट मन में आ जाती है। लगता है बस इस सब से दूर कहीं भाग चले, जहाँ कोई टोकने वाला ना हो, कोई बंदिशें ना हो। शायद ऐसे ही किसी के लिए मीर ने बड़ा खूबसूरत लिखा था कि सैर कर, आप सबने सुना होगा, बड़ा मकबूल और मशहूर शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही भी तो ये जवानी फिर कहाँ। आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों ने जो रिस्क्स लिए वो जवानी में लिए। आप यदि हर एक से पूछेगा कुछ गहरी गुप्त छिपी हुई शरारतें जो शायद किसी से ना बताई, वो भी उन्होंने उसी उम्र में की होंगी, क्योंकि बहुत हिम्मत बहुत रहती है युवावस्था में। और यही कारण है कि जब कोई उम्र दराज व्यक्ति मिलता है और बहुत फिट लगता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, बड़े जवान दिख रहे हैं। जवान एक सिंबल है कि इंसान बहुत फिट हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और इसीलिए हमारे यहाँ फौज में, सेना में जितने भी लोग भर्ती होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जवान। वो जवान इसलिए नहीं कहे जाते कोई नाम है जवान, जवान क्योंकि जवान इज यूथ। और जो यूथ है वही हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारतवर्ष की जो आबादी है उसमें कितने % यूथ है, तो सबसे यंगेस्ट आबादी विश्व में हिंदुस्तान में। तो हमारे यहाँ फौज में, सेना में, पुलिस में उनको जवान बोलते हैं। 40 साल 50 साल के भी हो जाए फौजी, वो जवान कहलाते हैं। क्योंकि जवान में जो अनुशासन होता है, जवान में जो उत्साह होता है, देश के लिए लड़ना, मर मिटना। हम लोग गाना गाते थे, जवानो ओ जवानो, जवानो ओ जवानो, वतन की चाह में मिटा लो खुद को तुम, जवानो जवानो, जवानो ओ जवानो। हिंद के जवानों उठो बांध के कफन, बांध के कफन, भारत बचाओ आज नरके में है ये वतन, तुमको है पुकारती तुम्हारी ये जमी, ये जमी, ये जमी। जवानो ओ जवानो, जवानो ओ जवानो। मधु तिवारी जी बड़ी अच्छी बात लिख रही है कि ये जवानी दीवानी होती है। बिल्कुल सही। और ये जवानी इतनी दीवानी होती है, इसके तो गाने भी हैं, फिल्म आई थी जवानी दीवानी। लेकिन जवानी दीवानी सिर्फ उसी परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है। थैंक यू प्रेमा, थैंक यू प्रेमा। सिर्फ उसी परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है। मैं कमेंट्स आते हैं वो पढ़ने लगती हूँ। जो मुझे याद है, एक हमने आज़ादी के जब गाने बना रहे थे तो उसमें एक रसिया हमारे पास आया जो कि जवान एक किसी महिला योद्धा ने, और महिला योद्धा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्त्री ने गाना लिखा, रसिया। क्या लिखा, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, रे प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा गा के बन सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, करो नमक तैयार, अरे बलमू करो नमक तैयार, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये जो जवान के संग जो उसकी स्त्री का जो एक जज्बा है, ये जवानी है। पुरजोर उत्साह से लबरेज, कुछ भी करने को तैयार, देश पर मर मिटने को तैयार। और इन जवान के ही बदौलत हम और आप महफूज है। बात करते हैं अपनी और आपकी जवानी की। तो हमारा जो यौवन बीता, जवानी बीती, इसे भगवान न करे किसी की जवानी बीत जाए, क्योंकि इट इज फिजिकल एज वेल एज स्टेट ऑफ माइंड। आपका दिमाग कितना युवा है, आपका दिल कितना युवा है,
लेकिन उम्र के हिसाब से कहें तो कुछ गोरखपुर में और कुछ लखनऊ में। और बहुत ज़्यादा एक मुझे चैती याद आती है, हमारे यहाँ पे पुराना उसमें गाया जाता था। असल में जवानी जो शब्द है ना, ये बड़े जो हल्के भोजपुरी गाने कभी कभी आते हैं उनमें आता है, फिल्मों में भी आता है, लेकिन भोजपुरी में तो खूब आता है। और कुछ इस ढंग से आता है कि उसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। जो पारंपरिक भोजपुरी है उसमें बड़े सुंदरता से उम्र के इस दौर का जिक्र है, जैसे कि सयाना कह देंगे, लड़कैयाँ कह देंगे, या एक गाना हम लोग गाते जिसमें कि है कि एक स्त्री अपने पति को जो अपने सास से कहती है कि सासू पिया तो तब परदेस गया था जब मैंने ये बिरवा लगाया था, और अभी तक लौट करके नहीं आया। तो सास बहू को उत्तर देती है, जब तुमने पेड़ लगाया था तब छोटा सा पौधा था, अब इसमें से फलों से लद गया अब ये पेड़, और जो मेरा बेटा है जब गया था तो लड़का था, अब तो मसें उसकी भीगने लगी, लेकिन वो वापस आ रहा है। ये प्रकृति से जो बिंब से एक तुलना करके कि किस तरह से वृक्ष में फल आ गए, इससे स्त्री के शारीरिक बदलाव और कहीं ना कहीं उसके यौवन के आने का संकेत, और पुत्र की मसें भीग गई हैं, इससे पुत्र के भी अब जवान हो जाने का संकेत। तो हमारे यहाँ साहित्यिक बड़ा सुंदर बिंब लेकर के ही कहा गया। या जोबन का भी जिक्र है। जैसे एक मैं आपको सुनाऊं, इनकी बड़े गुलाम अली खां साहब की एक बड़ी प्रसिद्ध बड़ी सुंदर एक ठुमरी है, दादरा। अरे यार ये तान पूरा बंद हो जाता है। तोरी तिरछी नजरिया के बान है, तोरी तिरछी नजरिया के बान करजवा में लगे हैं। अरे देखो सांवरिया रे हाय, तोरी तिरछी नजरिया के बान। पलकन तीरा मारा न पिया हो, अरे बार बार तो हम पैया पड़त हो, मोहे दे दो, अरे दे दो जो बनवा के दान है, अरे दे दो जो बनवा के दान, दे दो जो बनवा के दान, तोरी तिरछी नजरिया के बान। दे दो जो बनवा का दान, अपने यौवन का दान मुझे दे दो। तुम्हारी जो तिरछी नजर की जो बान है मुझ पे चल रहे, अपने यौवन का दान दे दो। तो गानों में जोबन का बहुत बार जिक्र आया है। एक नौटंकी का गाना आता था, अरे जोबन का ज्वार भाटा अजी टके शेर में बाटा, ये नौटंकी का गाना है। ना हमने उसको रोका ना हमने उसको डांटा, जोबन का ज्वार भाटा अज टके शेर में बाटा रे बाटा टके शेर में। तो ये गानों में इस तरह से जिक्र खूब आया है पुराने दादरों में। और जो ये मैं एक आपको बता रही थी चैती के बारे में कि किस तरह से बल्कि ये चैती नहीं, ये वो है कहरा है, कहार गीत है। और इसमें आता है अरे चेता हुआ अपन घर वारे गुइया हो, अरे चेता हु घरवा आपन रे गुइया, चेता हूँ आपन रे, अरे चेता हुआ अपन रे, अरे घरवा आपन रे
घर वारे आपन, अरे चेतहु आपन रे घर वारे गुइया चेतहु रे आपन। अरे बाबा घरे रहली तब बबुनी कहौनी, जब तक पिता के घर थी तब तो बबुनी कहलाती थी, भोजपुरी में छोटी सी लड़की को बबुनी। अरे बाबा घरे रहली तब बबुनी कहनानी, अरे सैया घरे चतुर सयानी रे, अरे चेतहु घरवा आपन। अब जब बलमा क्या गई तो अब तुम सयानी हो गई हो। तो ये जो यौवन आने का जो हमारे यहाँ लोक गीतों में जो वर्णन है वो बड़ा सुंदर, सयानी होनी, लड़कैया, जैसे भोजपुरी का ही गाना था, लड़कैया में गौना करावे लगनी लड़कैया में, तो जवानी शब्द नहीं है, लड़कैया में गौना करावे लगनी लड़कैया में। लड़कैया में गौना करावे लगली लड़कैया में गौना। यह बात कहला घरवा में मिला रे पूरी रे हालुआ, अरे हमका खिलावे रे सूखी भोना लड़कैया में, ओ लड़कैया में गौना करावे लगनी लड़कैया में। यहाँ लड़की शिकायत कर रही कि छोटी उम्र में ब्याह करके आए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तुमने कहा था ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब मैं आई तो सूखा भोजन मुझे खाने को मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे गानों में यौवन का जिक्र आता है जहाँ पर बड़ी बारीकी से करके लोग निकल गए। बिल्कुल सैया मिले लड़कैया, एकदम सही कह रहे। सैया मिले लड़कैया तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से सब कुछ कह दिया। 12 बरस की भी आई, 15 बरस की भी आई, 16 बरस की आई और 20 बरस की भी आई। बलमा लड़कैया बनाया, लेकिन नायिका उसका यौवन बढ़ रहा है। बिना जवानी शब्द का इस्तेमाल किए कैसे शालीनता से गाने में जिक्र हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जब हम गीतों को देखते हैं, गीतों का साहित्य देखते हैं, तो हमें लगता है कि कलाकार, लिखने वाला या फिर उसके जो अपना नायक और नायिका है वो सदा जैसे जवान ही रहते हैं। फोक इसीलिए कहता है कि फोक इज फॉर एवर यंग। कदर तूने न जानी बीती जाए जवानी, रेनू बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही गाना। थैंक यू जी, नमस्ते नमस्ते। तो जवानी के मेरा जो अपना बता रही थी कि समय हमारा गोरखपुर में बीता, लखनऊ में बीता, और उसमें जो जीवन के बहुत सारे प्रसंग थे, बहुत कुछ जो मैंने जिया, यारी, दोस्ती, इश्क, एडवेंचर्स, सब कुछ तो किया। और बहुत गट्स भी होते हैं। आप सोचते में कितनी मेहनत करने का जज्बा भी जवानी में होता है। पिताजी बलरामपुर में थे, बलरामपुर अस्पताल से रिक्शे से रोज़ जाती थी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से पढ़ करके शाम को आना सीधे घर, और घर से फिर भातखंडे, शाम की क्लास और नियमित कहीं ना कहीं प्रोग्राम या सीखना। तो ये इस समय चाहे ना हो, लेकिन जवानी में काम करने का भी इतना हौसला होता है। मुझे याद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो वहाँ पर रैगिंग भी होती थी, और हम लोग कॉलेज की ओर से फेस्टिवल्स में भी जाते थे। उसका एक अलग चस्का था। पहली बार घर से बाहर एक टीम की ओर से हम लोग जाते थे, क्योंकि मैं स्कूल में जहाँ पढ़ी थी को एजुकेशन नहीं थी, कारमल में, लखनऊ, गोरखपुर में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एकदम से आई जहाँ समंदर, और ये वो ज़माना था। अब आजकल के बच्चे तो समझेंगे नहीं। हम लोग के टाइम पे हम लोग जब फीस जमा करनी हो तो लड़के आते थे
अरे लाइए हम जमा करा देते हैं, लाइए हम जमा करा देते हैं। तो हम कहते थे नहीं नहीं, हम लोग अपने आप कर लेंगे। और 1 घंटा खड़े रहते थे, आके घंटी बज जाती थी, वापस पता चला 3-3, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, 4-4 5-5 दिन की मेहनत के बाद फीस जमा होती थी। कई लड़के लड़कों से दोस्ती इसलिए कर लेती थी, वो सारे काम करा लेते हैं, लेकिन हम लोग उस कंडीशनिंग में थे कि हम लोग को लगता था कि कोई लड़का बात भी ना कर ले, कि कोई खबर उड़ा देगा, कि हम लोग किसी के संग बात करते हुए भी ना दिख जाए। एक बार हम जब भातखंडे में पढ़ रहे थे तो एक लड़के ने चिट्ठी लिखी हमें। तो अवस्थी जी थे प्रिंसिपल भातखंडे के मामा, तो उन्होंने हमको क्लास में बुलाया, अपने ऑफिस में, इधर आओ। तो मैं गई, मुझे लगा कि कोई कार्यक्रम होगा जिसके लिए बुलाया होगा। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि ये देखो। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने लिफाफा पकड़ाया। जाहिर तौर है चूँकि मेरे घर के हमारे बुजुर्ग रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने लिफाफा खोल लिया था, उस चिट्ठी को पढ़ लिया था। और उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा कि पता नहीं कौन है ये। बोले कौन है? हमने कहा मैं नहीं जानती कौन है। तो उन्होंने कहा इसने यहाँ काहे लिखा है, इसका ज़रा कुछ पता लगाओ, फ़ोन नंबर पुलिस उलिस को दे इसको। हमने कहा दे दीजिए, ज़रा पता लगाएं तो कौन है। और तब उस दिन मामा ने बताया कि 4 चिट्ठियाँ वो हमारे अज्ञात जो प्रशंसक थे वो भेज चुके थे। चौथे में उन्होंने गलती करी, अपना नाम भी भेज दिया। और उनका जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि कोई चिट्ठी किसी को नाम लिख दे। तो उन्होंने सीधे जो है कहा कि हम भाई शिकायत करते हैं। ऊपर हमारी मदर को बताया कि निम्मा, माँ का नाम निर्मला था, तो निम्मा सब, निम्मा ये देखो कोई आवारा लड़का है, देखो जरा पीछे एकदम पड़ गया इसके, चिट्ठी कितनी लिख चुका, हम 3-4 चिट्ठियाँ तो हम संभाल चुके, बचा चुके। और ये हमने पता करा है कि ये भातखंडे में बाहर आता है कोई लड़का और खड़ा रहता है खाली ये, तो इसको एक दिन पिटवाया जाए। और उन्होंने किसी से कहा, और हम फिर उसकी शायद बेचारे की पिटाई हुई उस दौर में, और पिटाई हो करके भैया वो भगाए गए। तो मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपके बड़े सारे फैंस रहे होंगे बहुत। अभी तो देखिए क्या है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। यदि कोई आपका प्रशंसक है भी तो आपसे जुड़ लेता है, अपनी बात कह लेता है। पहले ज़माने में लोग चिट्ठी लिखते थे, वो भी हिम्मत नहीं होती थी जल्दी किसी की लिखने की। और उस समय का ज़माना भी ऐसा था कि कोई अच्छा लग रहा है तो आप पिटने के पहले चांसेस होते थे। लड़कियां ही हम ही लोग थपड़िया देते थे, कोई लड़का आके बोल भर दे। वो तो इतने साल जब बीत गए, तब ये हमारे साथ के जो कलाकार हैं, रत्नेश मिश्रा वगैरह सब, ये लोग बताते हैं कि दीदी जब आप भातखंडे में थी तो 7-8 लोग थे जिनके हम नाम यहाँ नहीं लेना चाहते, कि वो लाइन से खड़े रहते थे कि अब ये आई हैं, और फिर वापस लाइन पे अब ये बाहर निकलेंगी सिर्फ, और एक ही काम था, खाली देखना हमको। ये बात है 85 से 88 की। तो मैं सुनती तो रहती थी ये किस्से, लेकिन इतनी मुझे शर्म आती थी। आज तो पहली बार इस चीज़ बता भी रही हूँ, लेकिन वो कमाल का वो दौर था। और इसीलिए जब वो लोग, उन लोगों को मैं जानती हूँ जिनके बारे में लोग बताते हैं कि वो खड़े रहते थे, उनमें से बहुत सारे कलाकार भी हैं, इस समय भी हैं। लेकिन मुझको यही लगता है कि ये तो उस उम्र का वो है, कोई भी अच्छा लग रहा, बहुत स्वाभाविक है कि किसी को हम अच्छे लगे और वो हमें कोई अच्छा लगे, और ये दौर है। लेकिन इस उम्र में घबराहट भी बहुत होती है, सही काम करने में भी डर लगता है, इतना सारा डर, इतनी सारी। मुझे याद है हम लोग पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर देखने का वो गॉड, वो भी ये होता था कि अकेले जा नहीं सकते, कुछ पिक्चरों को साथ में फ्रेंड्स को लेके जाना, वहाँ भी कौन मिल रहा है, कौन दिखा। आई थिंक सोशली हम बहुत कॉन्शियस सोसाइटी थे पहले, अभी तो किसी को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। और ये जो चीज़ें थी ये भी एक कमाल का एक मज़ा देती हैं मोहब्बत में ज़िंदगी को। वो शेर याद है ना, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता चलता
आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये यौवन होता है और ये जवानी होती है। बिना मतलब की हंसी आती है, बिना मतलब की शर्म आती है, बिना मतलब के संकोच होता है और बिना मतलब के गुस्सा आता है। ये कमाल कुछ है जवानी का कि मतलब आपको भी नहीं पता आप क्यों खफा हो रहे हैं। बस आप एक चीज़ सीख जाते हैं, मूड नहीं कर रहा, मन नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपका मन कर क्या रहा है। एक बार किसी से मुलाकात हो गई, बार बार मिलने को जी चाहता है। एक बार कोई फिल्म देख ली, उस हीरो को बार बार देखने का जी चाहता है। एक बार कोई कविता पढ़ ली, गज़ल पढ़ ली, उसी के संसार में बार बार वो गज़ल, उस गज़ल को ही 10-10, 100-100 बार। मैंने तो बहुत किया है कि जो गाने पसंद आ गए तो फिर उनको 100-100 बार उन गानों को सुना है। ये है जवानी। शर्म आती है बिना मतलब कोई कुछ कह दे तो भी। अच्छा, इसी बात पे एक और मज़ेदार किस्सा बताती हूँ, मुझे याद आ गया। मैंने ड्राइविंग सीखी, गाड़ी चलानी। हमने गाड़ी चलानी सीख ली थी जब हम 20 साल के थे। तो एक बार गाड़ी चलाते हुए हम, यदि लखनऊ वाले जानते हैं कि बलरामपुर अस्पताल से यदि आप ख्यालीगंज होते हुए कैसर बाग आएंगे तो वो रास्ता आपको याद है ना, वहीं से। तो हम गाड़ी चला रहे थे, हमारे साथ हमारी भाभी बैठी थी, चारू भाभी, यदि देख रहे हो प्रोग्राम। तो हम दोनों आ रहे थे। अब ऐसे करके गाड़ी मैंने मोड़ी, सामने से एकदम हीरो की तरह मोटरसाइकिल से आकर के एक लड़का भिड़ा और मैंने कहा लियो, हो गया कल्याण। गाड़ी जब तक वो निकला तब तक तो ठाए ठाए करते हो हम ही बाहर निकला और लगे एकदम बकैती हमने झाड़ी उन तक। दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, रॉन्ग टर्न ले रहे हो, मोटरसाइकिल बैठे हो, क्या समझते हो ये वो फलाना ढिमका। वो लड़का जो था, पहले तो उसने काला चश्मा अपना भोजपुरी हीरो की तरह पहन रखा तो उतारा, और चश्मा उतारा, बोला अरे आप हैं। बिल्कुल लगा कि यार ये कौन है, हमको पहचानता है। और मैं पहनी थी स्कर्ट या फ्रॉक पहनी थी, मुझे भी याद है। तो मैंने उसको सोचा कि भगवान पहचान वाला मिल गया तो और गड़बड़ है। फिर भी मैंने बड़ी दबंगाई से कहा, हमने कहा भाई क्या बात है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि गलत आपने टर्न लिया, कैसर बाग का इतना व्यस्त चौराहा, यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले रहे हैं। चलिए मैडम, आपको मैंने पहचान लिया है, मैं इसलिए आपको आज जाने देता हूँ, वरना आप मुझे नहीं जानती, मैं मंत्री जी का लड़का हूँ। मैंने कहा मंत्री को तुम चलो, यहीं पर भी कोतवाली यहीं लेकर के चलते हैं तुमको। भाभी बार बार कहे चुप रहो शालू, रहने दो, उलझो मत। एक तो हमने गाड़ी मोड़ी, अपना करके वापस आ गए। मम्मी पापा को बता दिया कि पता नहीं कौन था, मंत्री का लड़का कह रहा था। और गाड़ी भिड़ी और गलती उसी की थी, और गलती इसीलिए थी, वो बैकआउट भी इसी लेकर गया। तो अब ऐसे कैसे पता लगा जाए कौन था, किसका पुत्र था। उस ज़माने में कोई फेसबुक वगैरह तो होता नहीं था कि कोई घटना। बड़े दिन बीत गए। एक दिन एक डिनर में, वही हमारे अवस्थी जी प्रिंसिपल, हमारे जो भातखंडे के मामा, उनके यहाँ पे घर पे एक डिनर था, पार्टी थी। वहाँ पर देखा कि वही लड़का आ गया, वो मिल गया। तो हमको देखा उसने और देख करके हमसे कहा कि नमस्ते। वो हमने कहा बड़ा हीरोपना झाड़ रहा है ये आज भी। मैंने कहा कौन है, अभी पूछा हमने, जो भाभी थी अवस्थी जी उनके, कौन है ये। हाँ पास ही में कोतवाली। हमने कौन है ये, तो हाँ चाचा हमारे विधायक। नहीं वो सच ही कह रहा था। फिर उसके बाद पता चला, हम नाम नहीं लेना चाहते, उस समय तत्कालीन 86 में जो मंत्री थे प्रदेश मंत्रिमंडल, उन्हीं के भतीजे थे, वो बेटा था शायद, और उस दिन वहाँ पर आए हुए भी थे। तो फिर उस दिन बोले, तो मैंने कहा कि, कहने लगे भैया आप में बड़ी हिम्मत है, कोई और होता तो आप तो उल्टे, मतलब हमने कहा उल्टे क्या, हमने कोई लड़ाई, तुमने लड़ाई तो तुम डांट खा रहे थे हमसे। तो ये अब मैं सोचती हूँ कि बाद में क्या आ जाता है, बाद में उम्र के संग संग आप में ये सयानापन आ जाता है कि आप सोचते छोड़ो हटाओ, कौन भिड़े, जाने दो, क्या है। लेकिन जवानी ये सब नहीं देखती है, वो सही गलत, वो सिर्फ ये देखती, यही इस समय से भावना, गलत इसने किया, इसको फटकार पड़ेगी, मुझे ये चाहे जो भी हो, राजा का लड़का हो,
और ये मुझे लगता है ये जो तेवर है जवानी का, ये ज़िंदगी में आपके अंदर है तो कोशिश करिए कि आपके अंदर ज़िंदगी भर रहे, क्योंकि जवानी जो है वही आपके अंदर ऐसा जज्बा रखता है कि आपसे बड़े बड़े काम करा जाता है। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था आप कैसे इतनी आत्मीयता से बात करती हैं, तो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी पुरानी सहेलियाँ मिल गई इसमें। मैं जब वो किस्से सुना रही हूँ तो मैं किरण जी आपको नहीं है क्या, आप तो नकटौरा करती है, आपको भी अभी तक तजुर्बा है, बस मेरे पास माइक है इसलिए मैं सुना पा रही हूँ, आप लोग अपने अपने किस्से तो सुना नहीं पा रहे हैं। और मैं बता दूँ मैंने तो अभी शतांश भी नहीं सुनाए अपने किस्से, बहुत सारे। और बहुत सारे हम लोग गाते थे तो ये सब तो बहुत होता था कि कोई चिट्ठी लिख रहा है। एक जना और आए थे, एक जना तो घर ही चले आए थे बलरामपुर अस्पताल हमारे भाई साहब ने दौड़ाया था उनको। तो ये सब बहुत और अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है उन बेचारों का क्या दोष था। कोई भी अच्छा लग सकता है, ये तो उम्र का तकाजा है। आजकल के लड़कों को देखिए ना, बड़े खुले वो कहते हैं कि सीधे कहते हैं कि हाय हाउ आर यू, आई लव यू, सीधे। मतलब आप देखिए तो ये अब तो जो प्रदर्शन है वो इतना बदल गया और बहुत शो ऑफ में लोग चले गए। पहले जो यौवन था उसमें लड़कियों का बहुत अपने आप को संकोच में और बहुत लाज में बहुत कॉन्शियस होकर के अपने आप को उनका जीवन यापन, और लड़के भी बहुत कॉन्शियस, कोई देख न ले, कोई टोक न ले। जो हम कल परसों किस्से सुना रहे थे, गली मोहल्ले में शौक फरमाते हुए कोई ना देख ले, सिगरेट फूकते हुए कोई ना देख ले। अब तो सब कोई किसी को क्या, अब तो जवान लड़कियां सब खुद ही पब जाती हैं। तो सामाजिक समीकरण बहुत बहुत बदल गए। लेकिन ये उम्र में हम वाकई, इसीलिए मैंने आज शुरुआत करी कि ज़रूर ज्योति, एक दिन वो भक्ति वाला हम लोग का एपिसोड निकल गया, मैं ज़रूर इसको किस दिन, बिल्कुल कोई भी अच्छा लग सकता है। और रागिनी सही कह रही, पहले लज्जा कितनी थी, इतनी लज्जा थी कि आप कई बार हाँ या ना तो माता पिता पूछते नहीं थे, पलकें ऐसे हुई मतलब हाँ है, और ना तो होती भी नहीं थी। तो ये, और जवानी में ही लड़कियों की शादी भी होती थी। आजकल बुढ़ापे में ब्याह हो रहा है, जवान होती थी लड़कियां, उसी बीच में शादी भावर सब कुछ। तो जवानी का सबसे बड़ा लाभ ये भी होता था कि ब्याह करके जहाँ जाती थी वहाँ की हो जाती थी, छोटी उम्र में जब शादी होती थी। और जवानी में उमंगे बहुत होती हैं, उमंगे सात समंदर पार जाने की, पंछी को देखकर पंछी की तरह उड़ने की, नदी में मछली देख कर के उसी की तरह तैरने की। बिल्कुल मन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई सुनता भी नहीं था। एग्जैक्टली अब ये हम देखिए उस ज़माने में हैं जहाँ पर शीला की जवानी जैसे गाने आ रहे हैं और हमारे 6-6 साल के बच्चे उन गानों पे डांस कर रहे हैं। ये कितना गलत है भाई, क्या गाने और हैं नहीं? फिल्म की एक अलग रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो नायिका करती है वो बड़ी नायिका है, उसका काम है करना, इसलिए कर रही है। लेकिन जो हम लोग बड़े खुश होते हैं, 5 साल की बच्ची उसको शीला की जवानी पे हम यदि डांस करा रहे हैं और दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके भी हम लोगों को बिल्कुल अच्छी बात कही प्रतीक ने कि बिल्कुल ये शरीर युवा रहे न रहे, मन सदैव युवा होना चाहिए। एकदम सही कह रही हैं आप। 17 साल में दीपिका आपकी मदर की भी हो गई थी, बिल्कुल। उस उम्र में सहनशीलता नहीं होती थी, संकोच होता था, मुझे लगता है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम सलाम तेरी पहली नजर को सलाम। तो ये स्नेहा जी कह रही, उनकी माँ की 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। बिल्कुल, ये तो, और बिल्कुल बच्चों पे
एकदम यही तो मैं कह रही हूँ, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा। जी चंद्रप्रभा पांडे जी, मैं आप पर क्या ध्यान दूँ। सरिता शर्मा जी की 18 साल में। इंदु बाला जी कह रही वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो। आप इंदु बाला जी, पहले तो मैं बलैया ले लूँ, क्या बात कही है। एक हम इसी बात पे एक शेर पढ़ती हूँ, दिल के किस्से मुलाहिजा फरमाए और घर बैठे वाह 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 कीजिएगा, दाद दीजिएगा। दिल के किस्से कहाँ नहीं होते, दिल के किस्से कहाँ नहीं होते, हाँ मगर वो सब बयान नहीं होते, सब बयान नहीं होते। तो बिल्कुल सही कहा कि वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी नहीं। जब हम जवा होंगे, बिल्कुल सौम्या, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। और ये जवानी है दीवानी, रुक जाओ रानी, चली कहाँ पीछे मुड़ के, गिलगिलियप्पा गिलगिलियप्पा। एक से एक गाने थे। एक याद है, जवानी जान मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सब हुआ, ये क्या सितम हुआ, ये क्या न न न न न जाने वो न जाने ना। ओहो, अच्छा मधु जी कह रही उनके पतिदेव के बहुत किस्से हैं। बिल्कुल आप लिख डालिए, आई एम श्योर। और सारे पतिदेव आई एम श्योर अपनी पत्नियों को ये उनकी जवानी के किस्से सुनाते होंगे, रैगिंग के, होशियारी के। मुझे याद है हम लोग एक बार कॉलेज फेस्टिवल से गए रुड़की और कानपुर कानपुर फेस्टिवल। तो कानपुर जब हम लोग गए IIT, तो रात भर हम लोग घूम रहे हैं। फेस्टिवल प्रोग्राम अपनी प्रेजेंटेशन हो गई, हम लोग करीब 8 लोग थे, जिनमें मैं नाम भी ले लेती हूँ ताकि यदि जुड़े होंगे तो उन तक पता जगह। नरेंद्र त्रिपाठी, प्रतीचि सिन्हा यानी डोना, और अपू भटनागर, रजत टंडन, रिशाद रिजवी। हम लोग सब 8 लोग 7 लोग खाना खा करके पैदल 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 चलते चलते एक दूसरे के सुन के पूरी रात, सुबह 5 बज गई, 5-6 बजे तक पैदल पूरी रात जागे। सुबह उठ करके आए तो देखा कि मैं फर्स्ट आई थी म्यूज़िक में, तो मेरा नाम लिखा था और मेरे नाम के आगे किसी ने बड़ा ज़ोरदार रिमार्क भी लिख रखा था। अब हमारे जितने बंदे थे उन सबको आई बड़ी गुस्सा भी आई, हंसे हुए पहले तो खूब, और उसके बाद उसको डस्टर से मिटाया, उसमें कुछ उसकी जगह और लिख दिया। अब ये सब चीज़ें याद आती हैं तो कमाल का सब वो दौर याद आता है कि वो जो हर चीज़ पहली बार करने का एहसास वो कमाल का होता है, और वो करने देने का एक वही समय है, वही दौर है जिसे हम कहते हैं यौवन या युवावस्था। आज बस इतना ही, और मुझको चलते चलते आपको